चले तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम एकदम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, थर्ड चैप्टर क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्ट करते हैं यार, जो भी बीच में डाउट्स आता जाए बताते जाए। ये चैप्टर थोड़ा इजी इसलिए होगा क्योंकि रिसेंटली, मतलब रिसेंट नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर क्लास 10th में भी ये टॉपिक रहता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का फिजिक्स में। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा आप लोग को ऑलरेडी आइडिया रहेगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है और हमें किस तरीके से ट्रीट करना है इस चैप्टर को। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं यार। सबसे पहले हम बात करें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, उसमें से सबसे पहले बात करें तो सबसे पहली चीज़ समझने वाली है वो है करंट। तो सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम करंट के बारे में। क्या करंट क्या है और किस तरीके से हम इसे डील करते हैं। तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल आई से या फिर कैपिटल आई से, जो भी आपका मन करे उस तरीके से हम करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम करंट में देखें तो करंट की डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। अगर हम फार्मूला देख लेंगे तो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। फार्मूला होता है I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, दैट मीन्स चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन। तो इस चीज़ को हम डी क्यू बाई बी डी टी भी लिख सकते हैं। डी क्यू बाई डी टी कब जरूरत पड़ती है, मैंने बार बार बताया, इफ क्यू इज अ फंक्शन ऑफ टाइम देन हम डिवाइड बाई टाइम नहीं कर सकते, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल करंट की डेफिनेशन यहाँ से निकल आएगी, द रेट ऑफ चार्ज फ्लो। सो द रेट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी चीज में फिजिक्स में सिर्फ लिखा हुआ है द रेट ऑफ दिस मीन्स इट इज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो आई कैन से करंट it is the rate of charge flow. So the rate of charge flow, so the rate of charge flow is called current. So फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी या फिर जस्ट क्यू बाई टी। ओके, इसमें एक और पार्ट बात करते हैं। अगर हम क्यू की बात करें, सपोज हमें क्यू चाहिए, सो क्यू अगर हमें कभी निकालना है तो हम क्यू कैसे निकाल सकते हैं, चार्ज निकालना है तो हम निकाल सकते हैं कि यार फाइनल कितना चार्ज था माइनस इनिशियल कितना चार्ज था अपॉन टाइम कितना लगा। इस तरीके से भी हम ये लिख सकते हैं। तो एक ये भी पैटर्न हमारा हो जाएगा। फिर अभी जो मैंने बात की कि अगर फंक्शन है सो वी कैन यूज डी क्यू बाई डी टी। क्लियर। एक और फॉर्मूला है, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात की थी कि चार्ज फ्लो जो हम देखते हैं वो इलेक्ट्रॉन के वजह से देखते हैं, तो इसे हम एन इंटू ई भी लिख सकते हैं, एन इंटू ई अपॉन टी। तो इस तरीके से हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक क्यू बाई टी यूज कर सकते हैं, दूसरा डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं हम। अब ये जो हम बात करते हैं इसमें एन क्या है, वेयर एन अगर बात करें तो एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसमें हम बात करें आई क्या है, ये है करंट। तो आई का यूनिट क्या होता है, सब लोग को पता हुआ है। करंट का अगर हम यूनिट की बात करें इट इज एम्पियर। सो करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर है। ये किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। बट स्केलर क्वांटिटी होने के साथ साथ इसमें डायरेक्शन होती है। सो करंट की डायरेक्शन हम किस तरीके से लिखते हैं, करंट की डायरेक्शन हम कुछ ऐसे लिखते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट की अगर हम बात करें, सो डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम करंट की डायरेक्शन की बात करना चाहते हैं, सो करंट की दो डायरेक्शन हो सकती है। एक इन द सेम डायरेक्शन, like same as flow of पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज जैसे फ्लो हो रहा होगा उस डायरेक्शन में हम करंट का फ्लो बता सकते हैं। या फिर अगर हम नेगेटिव की बात करें सो ये बोल सकते हैं अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। सो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक आइडिया है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हम अपनी कन्वेंशनल करंट चूज करते हैं। सो करंट की बात करें सो करंट बहुत ही सिंपल है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ या द रेट ऑफ चार्ज फ्लो, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं। करंट का एक और यूनिट हो सकता है, कैसे, हमें पता है कि करंट है चार्ज अपॉन टाइम। सो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो करंट है हम लिख सकते हैं दैट 1 एम्पियर इज चार्ज
that is 1 coulomb upon time 1 second. सो चार्ज फ्लो अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं. दैट मीन्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट 1 एम्पियर इज डिफाइंड बाय 1 कूलम्ब पर सेकेंड ऑल्सो. तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा जस्ट कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं करंट को. तो ये करंट का डिस्कशन था, जैसे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि करंट को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं. अभी बिकॉज सिंपल सा फॉर्मूला है तो हम एक दो एग्जांपल भी देख सकते हैं. आप लोग ट्राई करें और चैट बॉक्स में हमें आंसर मैसेज कर सकते हैं. सपोज क्वेश्चन है फाइंड द करंट इन a loop where 10 to the power 18 electrons are moving in a circle with 600 RPM. सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग अप्रोच करें, देखें, सॉल्व करें क्या आंसर आता है, अटेम्प्ट करें. डेटा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डेटा कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम n की बात करें तो n वेरी क्लियर है 10 to the power 18. अगर e की बात करें तो e सबको पता है, e होता है 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम्ब. फिर दूसरा है, हमें यहाँ पर स्पीड दी हुई है. स्पीड ये क्या है, 600 RPM है. RPM आपको पता होना चाहिए, RPM मतलब होता है रोटेशन पर मिनट. और हमें पता है कि हम रोटेशन पर मिनट यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारी चीजें हमें एमकेएस में रखनी होती है. मतलब हमें जो स्पीड लेनी होगी, जो v हमें स्पीड लेनी होगी, वो हमें सेकंड में रखनी होगी. दैट मीन्स 600 रोटेशन पर मिनट को क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड. तो इसका मतलब आ जाएगा ये है 10 रोटेशन पर सेकेंड. अभी जल्दी से सॉल्व करें, थोड़ा सा कॉमन लॉजिक लगाना है और चैट बॉक्स में आंसर करें. लेट्स सी. Okay, so we have two different answers. Zoya 1.6 ampere and Ashutosh it is 1.6 into 10 power minus 2. मतलब किसी ने तो थोड़ी सी गलतियां की हैं, देख लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुई है. यार एक अभी प्रॉब्लम है जो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोग बिना मतलब कुछ भी लिख रहे हैं. ठीक है ठीक है, प्रेम 1.6 आंसर. चले देखें यार, इस क्वेश्चन में आप लोग बहुत ही जल्दी आंसर कर रहे हैं. चले आंसर करना बंद करें सब लोग, आंसर करना बंद करें. देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसे, थोड़ा सा देखें सॉल्विंग देखें. हमें करंट चाहिए तो हमें पता है चार्ज अपॉन टाइम टेकन. तो चार्ज हमें पता है कितना, n इंटू ई अपॉन टाइम टेकन. यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, हमें पता है कि 10 रोटेशन पर सेकंड है. क्लियर, बहुत ही क्लियर है यहाँ से कि जो उसकी स्पीड है वो 10 रोटेशन पर सेकंड है. तो इसका मतलब एक सर्किल कितने टाइम में कंप्लीट करेगा. तो ये आपको एक कॉमन सेंस से निकालना था, टाइम फॉर वन रोटेशन, क्योंकि हमें टाइम निकालना है. सो टाइम फॉर वन रोटेशन आप लोग बस यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं. दैट इस तरीके से निकाले. ओके, थोड़ा सा इस तरीके से देखें, बिकॉज जो 10 रोटेशन है उनमें टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड. सो इन वन रोटेशन कितना टाइम लगेगा, सो इन वन रोटेशन इट विल बी 1/10 सेकेंड. ओके, तो हमारा टाइम आ गया. अभी मुझे लगता है एकदम इजी है, सारे लोग
सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे से। n है 10 टू द पावर 18, ये है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब अपॉन टाइम जो है वो 1/10 सेकेंड है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 1.6 सेकेंड। तो काफ़ी लोगों ने थोड़े से गलत आंसर दिए, करेक्ट आंसर होगा 1.6 सेकेंड। तो जिन लोगों ने यार गलत आंसर दिए थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसा नहीं करना है। काफ़ी लोगों ने करेक्ट दिया है, जोया, प्रेम, कौरिका रंजकर। ओके, तो यार ये समझ में आया सबको कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं चीज़ों का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सॉल्व दिस वन। वेरी गुड जोया, समृद्धि, आशुतोष, करेक्ट आंसर्स, गुड। चलो बाकी लोग से थोड़ा सा पूछ लेते हैं। अनीश, अनीश आंसर करो आप। हाँ सर। बताओ बेटा इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, करंट कैसे निकालेंगे। सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। तुमने अभी अभी ज्वाइन किया, क्यों बेटा इतना लेट क्यों, घर पे हो फिर भी इतना लेट। सर वो नेट कनेक्शन का इशू रह रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। ओके, आर्या माने आप बताएं। सर चार्ज को dt से डिफरेंशिएट करके। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे, वेरी गुड। हमें पता है कि यार फंक्शन है तो क्या करना चाहिए, हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए। सो विल यूज dq by dt। dq by dt means differentiation of this part. So we'll be doing the differentiation of this particular function, that is 4t square minus 6t plus 8। ओके, सो डिफरेंशिएशन देखिए, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, सो 4 into 2 will be 8t minus 6। दिस विल बी our current as a function। अब हमें चाहिए at t is equal to 2 seconds। so हम फाइंड कर सकते हैं at 2 second I will be 8 into 2 minus 6, so it will be 10 एम्पियर। तो इस तरीके से यार हम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि करंट के फॉर्मूले में किसी को कुछ डाउट आ रहा होगा। चलो बहुत अच्छा, रुजुता, अथर्व, काफ़ी सारे लोगों ने आंसर किया है। अनूप आंसर करेक्ट करें, थोड़ा मिस्टेक हुआ है बट लेट्स सी। तो मुझे लगता है ये अभी क्लियर है, ये फॉर्मूला हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, तो इसलिए आप लोग इसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हैं। दूसरा पार्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करते हैं करंट का एक दूसरा फॉर्मूला, बट उसमें हमें मानना पड़ेगा कि हमें पता है कि एक वायर में लेट से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं और कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहे हैं। सो वी कैन यूज इफ द इलेक्ट्रॉन्स, सो ओके, तो बात करें इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो देखिए क्या फर्क पड़ने वाला है चीज़ों में। सपोज ये एक वायर है, ओके, और हम बात करते हैं कि लेट से इलेक्ट्रॉन इसमें मूव हो रहे हैं, बट वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है v से। अब देखो दिक्कत क्यों है, हमें दूसरा फार्मूला क्यों चाहिए, हमें सिर्फ उस फार्मूले से काम क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमें पता है उस फार्मूले में हमने यूज़ किया हुआ है n मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिक्कत ये है कि आप इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बता ही नहीं सकते हैं। तो जो यूजुअली यूज हो, मतलब
यूज में आता है हमें पार्ट वो आता है कि वायर के एक वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस चीज का हमें यूज होता है। सो बेसिकली हम यूज करते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो अगर मैं बात करूं लेट्स से वॉल्यूम, सो हमें पता है वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है कुछ ए। सो अगर हम एरिया की बात करें, सो ये हो गया ए, सो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू डिस्टेंस। ओके, अच्छा, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन v स्पीड से जा रहा है, सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो ये हम वॉल्यूम लिख भी सकते हैं। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि करंट का फॉर्मूला है, अगर हम बात करें करंट के बारे में, तो करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास है n इंटू ई बाय टी। प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमें चाहिए कि एक वॉल्यूम से कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। तो हम वॉल्यूम का मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं, इसमें हम कर देंगे n अपॉन वी इंटू ई इंटू वी बाई टी। वी का मल्टीप्लाई और वी का डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया, वी का मल्टीप्लाई वी का डिवाइड, जहाँ पे वी क्या है, वी मतलब है वॉल्यूम। हमने क्यों किया, क्योंकि हमें एक नया पैटर्न चाहिए जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करना पड़े, हमें यूज करना पड़े नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। स्मॉल एन मैं बाद में लिख दूंगा, स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ई इंटू, अगर मैं इस v की बात करूं तो ये v वॉल्यूम है, ये v है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम अभी क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट हमने देखा एरिया इंटू स्पीड इंटू टाइम t, ये हमने लिखा वॉल्यूम को अपॉन ये वाला t है। तो इसका मतलब ये दोनों t क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास सिर्फ फॉर्मूला बचेगा I इज इक्वल टू एन ए ई और लेट से स्पीड। तो ये जो स्पीड है, ये स्पीड है, इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। दिस स्पीड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी मैं आगे बताऊंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, बट अभी के लिए हमें यह समझना है कि इलेक्ट्रॉन जिस कांस्टेंट स्पीड से मूव होते हैं, इस स्पीड को ही बोला जाता है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। तो इस तरीके से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। तो बिकॉज ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसको हम जो सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं वो वी डी लिखते हैं, स्मॉल डी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें फाइनल, तो हमारा एक और करंट का फॉर्मूला आएगा जो हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए, आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। ये फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। डी एक सफिक्स है, ठीक है, डी मतलब डिस्टेंस का मल्टीप्लाई नहीं है, डी एक सफिक्स है टू रिप्रेजेंट दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेयर अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है एन। एन इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो ये इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट वॉल्यूम ध्यान रखना है। ओके, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कब आएगा, कब पता चलेगा कि हमें ड्रिफ्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। जैसे ही आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कुछ पूछा हो या पता चल जाए, समझ जाना है कि करंट का ये वाला फार्मूला यूज करना है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में नहीं पूछा है तो हम प्रीवियस वाले फार्मूले यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या थोड़ी केमिस्ट्री टाइप है। सपोज बोल दिया कि एक एल्यूमिनियम की वायर है, तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम क्या बनाता है, +3 बनाता है। +3 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम में, 3। सो हमें पता है कि एक एल्यूमिनियम एटम में 3 इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं। अब बोल देगा लेट से 1 ग्राम वायर है एल्यूमिनियम का। सो आपको क्या करना है, मैं स्टेप्स बताता हूँ। पहले हमें पता है मास, मास से क्या निकालना है, मोल। सो मोल निकाल लेंगे, मास और मॉलिक्यूलर मास, केमिस्ट्री में काफी पढ़ते हैं आप लोग इस चीज को। सो मास और मॉलिक्यूलर मास, मोल आ गए। अब आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। सो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल्स इनटू आवागैद्रो नंबर। तो आपको करना है मोल्स इनटू आवागैद्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ गए एटम्स, और हर एटम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 इंटू मोल इंटू Na। सो आपको डीसी पढ़ने में ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अब करवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आवागैद्रो नंबर, मोल, ये सब बिना मतलब की कैलकुलेशन है, उतनी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो अभी हम ये इस तरीके से देख सकते हैं। किसी को इसमें कुछ डाउट है, सर मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, तो पूछ सकता है। अदरवाइज आई एम कंसिडरिंग कि आपको ये चीज़ें
ऑलरेडी पता है। ओके, तो ये करंट का दूसरा नया फॉर्मूला था। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने बात की थी कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पर एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो ये है करंट डेंसिटी। अब हमें करंट डेंसिटी डिफाइन करने की ज़रूरत क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जे से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमने इसे डिफाइन किया है कि सॉल्विंग में बेटर रहेगा। अगर हम बात करें करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन है, तो करंट डेंसिटी डिफाइन है I इज इक्वल टू करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, और J एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारा फॉर्मूला है, J इज इक्वल टू I अपॉन ए। बट समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि यार वेक्टर्स में ऐसा डिवाइड वगैरह तो पॉसिबल ही नहीं है। सो रियल में जो रिप्रेजेंटेशन है वो I इज इक्वल टू है J वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर। ये रिप्रेजेंटेशन है करंट का, जिससे करंट क्या आ जाती है, स्केलर आ जाती है सॉल्विंग करने में। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जे का यूनिट बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, बहुत ही सिंपली दिख रहा है यूनिट। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। याद रखें डेंसिटी मतलब वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर डेंसिटी मतलब पर यूनिट एरिया के बेसिस पर ही दी हुई है। तो एक्चुअली अगर बात करें, लेट से हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जे ए इंटू कॉस थीटा। वो थीटा क्या होगा, सो अगर हम उस थीटा की बात करें तो सपोज ये एक वायर है, बट ऐसे ये टिल्टेड फॉर्मेट में कट की हुई है इस तरीके से, तो इस वायर का जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, ये हुआ एरिया वेक्टर। बट करंट तो इस वायर में इस तरीके से फ्लो हो रही होगी, तो ये जो जे वेक्टर होता है ये करंट की डायरेक्शन में होता है, ये हो गया जे वेक्टर। तो ये जो एंगल हो जाता है ये बन जाएगा हमारा एंगल बिटवीन जे एंड ए। सो डायरेक्शन ऑफ जे की अगर हम बात करें, सो डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है, सो ये होती है अलोंग द करंट। बट याद रखना है डायरेक्शन अलोंग द करंट होती है, बट करंट स्केलर है और जे क्या है, एक वेक्टर है। सो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ करंट आई। सो याद रखना है डायरेक्शन ऑफ जे इज अलोंग द करंट, बट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये दो टर्म थे जो हमने अभी डिफाइन किया। हमने करंट के कुछ फॉर्मूले देखे हैं और करंट डेंसिटी देखा है। जल्दी से ये फॉर्मूले याद कर ले, कुछ डाउट है तो पूछें, अभी बताएं अगर कुछ डाउट है इसमें तो। ओके चले, तो नेक्स्ट अभी मैं बता रहा था कि मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज़ है। तो चले देख लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यार मैं डिटेल में लिखूंगा नहीं, बस मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। होता यह है कि सपोज अगर हम बात करें कि एक न्यूट्रल वायर है, मतलब वायर में अभी कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया, तो अगर हम बात करें न्यूट्रल वायर, तो अगर हम न्यूट्रल वायर की बात करें, एक न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल मतलब अभी कोई भी पोटेंशियल नहीं है, क्लियर। और इसका हमने ये क्रॉस सेक्शन ले लिया ये, और इसे हमने यहाँ पे जूम करके ड्रॉ करने का ट्राई किया, मतलब यहाँ पे हमने चेक किया कि इस एरिया में क्या हो रहा होगा। तो इवन ये न्यूट्रल वायर है, बट अगर हम देखेंगे तो इस वायर में से काफी सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव हो रहे होंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे होंगे। बट अच्छी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन तो इसमें हर तरफ होंगे ना, मतलब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ भी जा रहे होंगे, क्लियर। तो ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की खास बात क्या है कि इन एंड आउट फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन इज सेम, मतलब जितने आ रहे हैं उतने ही जाएंगे। तो एट द एंड जो करंट होता है वो क्या आती है, जीरो, क्लियर।
electrons are moving, free electrons are moving, still current will be zero because in and out will be same. So I'll write in a neutral wire the free electrons are moving. So सबको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होते. So the free electrons are moving. Still करंट क्या होती है, जीरो होती है, बिकॉज in and out from any area is same. और ये सेम क्या है, ये प्रैक्टिकली पता चला है कि ये सेम होता है. ऐसा नहीं है कि सर आपको कैसे पता चला कि सेम ही होने वाला है, प्रैक्टिकली ये देखा गया. तो ये डिस्कशन में आया कि पॉइंट ये है कि न्यूट्रल वायर में इलेक्ट्रॉन्स स्टिल मूव करते हैं, बट जितने किसी एक सरफेस से इन हो रहे हैं उतने ही उस सरफेस से बाहर भी होते हैं, इसलिए नेट इफेक्ट क्या आता है, जीरो. ओके नाउ अब जैसे ही हम एक वायर को पोटेंशियल से अप्लाई करते हैं, तो अभी ये एक न्यूट्रल वायर थी, अभी ये एक न्यूट्रल वायर है, ठीक है. अब हम अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो अप्लाइंग पोटेंशियल, सो हम एक पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे. मतलब ये एक वायर है और ये हमने इसे वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया. सो हमने क्या अप्लाई कर दिया, वी वोल्टेज अप्लाई कर दिया. सो जो वी वोल्टेज अप्लाई कर दिया और इसकी जो डिस्टेंस है वो है डी. तो कुछ याद आ रहा है कि हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमें वी पता है, डी पता है, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या ये एक प्लस बन जाएगा, ये एक माइनस बन जाएगा, और यहाँ पर एक इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी. क्लियर. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड को साइड में अगर देखें तो ये हो जाती है वी बाई डी. तो ये प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पता चल गया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. मतलब होगा क्या कि जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव होना स्टार्ट करेंगे. सबको समझ आया कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मूव होना स्टार्ट करेंगे. तो ये इलेक्ट्रॉन्स पे तो एक फोर्स लगने लगेगा ना, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा. एफ इज इक्वल टू कैसे निकाल सकते हैं, क्यू इंटू ई. ठीक है. सो क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू कैपिटल ई. तो इसका मतलब इनके पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, क्यू इंटू ई बाई एम. क्यू की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, स्मॉल ई लिख रहे हैं, विच इज अ चार्ज इन इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब फोर्स लगने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, एक्सेलरेट होना चाहिए. तो कॉन्सेप्ट समझे, एक वायर था, जैसे ही मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन को क्या होने लगना चाहिए, एक्सेलरेट होना चाहिए, एक्सेलरेशन आना चाहिए. बट प्रॉब्लम समझे, प्रॉब्लम ये होता है ड्यू टू मल्टीपल कोलिजन, इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ड्यू टू मल्टीपल कोलिजन, ड्यू टू कोलिजन, वो किसी को जाने नहीं देते. मतलब फील करें, सोचे यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और वो इस तरफ जा रहे हैं, बट पीछे वाले इलेक्ट्रॉन भी तो एक्सेलरेट हो रहे होंगे. बट जब वो इन्हें पुश करेंगे, तो बिकॉज ये एक्सेलरेट हो रहे थे, पुश करेंगे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन, इवन कोई फास्ट है कोई स्लो है, सब लोग एक साथ ही इंटर करते हैं. इसका मतलब ये है कि ड्यू टू मल्टीपल कोलिजन ऐसा फील होता है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड. So due to multiple collision, it feels like electrons are moving all together with a constant speed. So with a constant speed, which is known as drift velocity. So that is known as drift velocity. So drift velocity मुझे लगता है सबको क्लियर होना चाहिए. drift velocity क्या है, जैसे ही एक वायर पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं, बट ड्यू टू मल्टीपल कोलिजन्स वो सब एक कांस्टेंट स्पीड से मूव होते हैं, एंड दैट कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v और सफिक्स में स्मॉल d से. सो ये हमारा हो जाता है स्मॉल v d, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखने का पैटर्न. तो ये पार्ट हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरीके से हम डिस्कस करते हैं. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में किसी को कुछ डाउट है,
कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में वेलोसिटी एक्सेलरेटेड क्यों नहीं है, क्योंकि जो मल्टीपल कोलिजन है उनके वजह से उनकी स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर वो कोलाइड हो रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा टाइम भी तो मिल रहा होगा ना उनको। सो उस टाइम की बात करें अगर, तो वो टाइम बहुत ही स्पेसिफिक टाइम है। सो दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिलैक्सेशन टाइम। हमने ये बात की थी सेम, हमने ये पैटर्न हमने डिस्कस किया हुआ था गैसियस में हमने बात की थी कि जो पार्टिकल्स हैं वो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लेते हैं उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। सो रिलैक्सेशन टाइम है टाइम टेकन between any two collisions. So between any two collisions, ये पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है वो चीजें हमें देखनी पड़ेगी। नंबर 1, इसको एज अ फॉर्मूला में याद रखेंगे क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन mobility of material. So it depends upon mobility of medium. अब देखें एकदम नया वर्ड एक आया है, ये वर्ड एकदम अंडरलाइन करें, मोबिलिटी। बेटा पूरी फिजिक्स में ये वर्ड सिर्फ दो जगह ही मेरे सुनने को मिलेगा, एक ये चैप्टर हो गया और दूसरा मिलेगा सेमीकंडक्टर्स में। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि मोबिलिटी वर्ड मिलते ही इसी फॉर्मूले को यूज करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन मोबिलिटी। मतलब अगर हम बात करें कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्पीड, ये स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, कि कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाने वाले हो। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वी वो सिंपली डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट आने वाला है दैट कांस्टेंट इज नोन एज मोबिलिटी। सो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से और वो होता है मोबिलिटी। तो हम मोबिलिटी का सिर्फ अगर फॉर्मूला देखें तो वो हम लिख सकते हैं वी डी बाई ई। सो कभी भी अगर मोबिलिटी पूछे मतलब समझ जाओ कि किस फॉर्मूले के बारे में पूछ रहा है। यही एक फॉर्मूला है जो मोबिलिटी और ड्रिफ्ट को रिलेट करता है। सो ये म्यू क्या है, मोबिलिटी। ये टोटली मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि उसका मटेरियल कैसा होगा, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे कि मोबिलिटी क्या होगी। तो आज काफ़ी सारे नए नए फार्मूले देखने को आपको मिलेंगे। जैसे हमने अभी ये डिस्कशन किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, एक ये नया फार्मूला देखा हमने I इज इक्वल टू एन आई वी डी वाला। उसके बाद हमने करंट डेंसिटी का एक नया फार्मूला देखा। उसके बाद हमने बात की कि न्यूट्रल वायर पे क्यों करंट जीरो होती है जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इधर उधर मूव कर रहे होते हैं बट उनका इन एंड आउट जो फ्लो है वो सेम रहता है। फिर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया और देखा कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट होना चाहिए बट ड्यू टू मल्टीपल कोलिजन इट फील्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग ऑल टुगेदर विद अ कांस्टेंट स्पीड, और जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर हम उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो वो मीडियम की मोबिलिटी पे डिपेंड करती है और मोबिलिटी को हम जस्ट निकाल सकते हैं वी डी बाई ई के फॉर्मूले से। क्लियर? तो इस तरीके से हम सिंपली कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट की कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तो डिपेंड करती है मोबिलिटी पे और दूसरा हमने निकाला इस एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करती है। तो इस एक्सेलरेशन के फॉर्मेट में भी हम निकाल लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो लेट्स से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम बात करें तो in the form of ओके तो अगर हम बात करें इन द फॉर्म ऑफ टाइम, अगर हम बात करें कि वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसे हम इन द फॉर्म ऑफ टाइम अगर देखना चाहें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जस्ट अभी हमने देखा
कि v इज इक्वल टू हो जाता है u प्लस ए टी, बिकॉज a तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी हम लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनिशियली तो कुछ भी नहीं है उनमें, इनिशियली पहले से तो कुछ मोशन दी नहीं, नेट मोशन क्या है 0, सो u इनिशियल तो 0 हो जाएगा। v की अगर हम बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तो वो हो जाएगा एक्सेलरेशन, वो क्या था qe बाई एम, सो q की जगह स्मॉल e कैपिटल E बाई एम इनटू ये जो टाइम है t। अब ये टाइम क्या है, ये क्या टाइम है, कितनी देर तक वो लोग एक्सेलरेट होंगे। तो देखिए फील करें कि सपोज हमने एक फोर्स लगाया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, तो वो इलेक्ट्रॉन आगे जाने का ट्राई करेगा, एक्सेलरेट होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन है। बट जैसे ही वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाएगा उसका एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा ना। तो इसका मतलब बिटवीन टू कोलिजन्स जो टाइम यूज हुआ है वही टाइम तक उसकी स्पीड बढ़ेगी। सोचने वाली बात है, फिर से समझेंगे। अगर हम बात करें कि ये कोलिजन है और ये कोलिजन है, इनके बीच में जो टाइम कंज्यूम हुआ उतने टाइम तक ही तो एक्सेलरेशन काम करेगा ना, जैसे ही कोलाइड कर गया तो फिर दूसरा इफेक्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने वो टाइम यूज किया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। सो ये जो टी है ये है टाइम बिटवीन एनी टू कोलिजन्स, सो इट इज टाइम बिटवीन एनी टू कोलिजन्स। ओके, बट अब अगर हम बात करें कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो सारे इलेक्ट्रॉन का होगा, तो इसका मतलब ये जो टी है हमें सारे इलेक्ट्रॉन का निकालना पड़ेगा। ये तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन का बताया, सारे इलेक्ट्रॉन का अगर निकालेंगे तो फिर हमें क्या लिख लेना चाहिए, हमें एवरेज निकाल लेना चाहिए। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, बाय टेकिंग एवरेज फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम ऑल इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज ले लेंगे तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है ये एक्चुअली ड्रिफ्ट अभी नहीं है, अभी ये सिर्फ v है, अभी सिर्फ ये v है। अगर हम इस v का एवरेज ले लें, इस v का एवरेज ले लें तो ये हो जाएगा e बाई एम। ये m किसका है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखें क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की बातें चल रही हैं, तो ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आ जाएगा टी एवरेज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, और ये जो एवरेज स्पीड है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वी डी से। तो यहाँ पे हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आ जाता है, वो आ जाता है ई अपॉन ई मीन्स उसका चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो इसके रेस्पेक्ट में भी हमें एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम देख लेते हैं। तो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूले आ गए। एक फॉर्मूला आ गया मोबिलिटी के टर्म्स में, वी डी इज इक्वल टू म्यू इन टू ई। मोबिलिटी दे सकता है या मोबिलिटी पूछ सकता है, सब लोग ध्यान दें इसमें थोड़ा सा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, और ये इन द फॉर्म ऑफ टाइम। अगर हम रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्मेट में देखेंगे तो क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये टाउ जो है ये यही है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और जो एवरेज स्पीड है उन सबकी हर पार्टिकल की एवरेज स्पीड मिला के हम उसे क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड बोल देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हमारा यहाँ तक डिस्कशन था, ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में। अब एक्चुअली ये जो डेरिवेशन है, ये जो हम बता रहे हैं, ये जो रिलैक्सेशन टाइम का है, ये किसने एक्सप्लेन किया था, ये ओम ने एक्सप्लेन किया हुआ था, जिसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं ओम्स लॉ। सबको पता है ओम्स लॉ, कोई बताए ओम्स लॉ क्या होता है, विद प्रॉपर वर्ड्स, प्रॉपर वर्डिंग के हिसाब से ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करेगा। व्हाट इज ओम्स लॉ? Sir, okay, yeah, explain Alia. in a closed circuit, the potential difference across two terminals is proportional to the current passing through. Okay, very good, सही है। That means potential is proportional to the current in that closed circuit.
ठीक है। सो V प्रोपोर्शनल टू I यहाँ पर आ जाता है, चलेगा। कोई और कुछ डिफरेंट बताना चाहता है? वर्ड्स में एक छोटी सी चीज मिसिंग है। ओम्स लॉ जो जस्टिफिकेशन है वो वैलिड तब है व्हेन द फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, मतलब टेम्परेचर, स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें अगर कांस्टेंट है देन V प्रोपोर्शनल टू I हम बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट था ओम्स लॉ का, बट हम वो डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेके कि ओम्स ने किस तरीके से रिलेट किया हुआ है, ओम्स लॉ एग्जैक्टली है क्या, हम वो पहले बात कर लेते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले में अगर हम देखें, सो अकॉर्डिंग टू ओम, सो अकॉर्डिंग टू ओम, तो ये जो अभी हमने डिस्कशन किया है ना, ये ओम्स के अकॉर्डिंग ही है। ओम, if physical conditions of a conductor remain unchanged, then अच्छा, फिजिकल कंडीशन मतलब क्या, लाइक टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, ये पूरी फिजिकल कंडीशंस। सो फिजिकल कंडीशन अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। फिजिकल कंडीशंस मतलब लाइक टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, ये सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट है तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड होता है जो अभी हमने बात की, क्या, वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ रिलैक्सेशन टाइम। ये फॉर्मूला वैलिड होता है, बट हमें कुछ और फॉर्मूले भी पता है। एज वी नो, हमें ओम्स लॉ में करंट के बारे में कुछ लेके आना है। तो एज वी नो दैट जो करंट होता है, करंट का फॉर्मूला अगर हम बात करें, पहले जे से बात करते हैं। जो जे वेक्टर होता है वो होता है आई बाई ए, क्लियर। और आई का खुद फॉर्मूला होता है एन ए ई वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में, डिवाइड बाई ए। तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा एन ई वी डी। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ जे। तो एक्चुअली हमें जे के टर्म्स में ही आंसर देना होता है, पहला ओम्स लॉ का फर्स्ट पार्ट। तो अगर हम रिप्लेस करें वीडी को, तो वीडी को लिख सकते हैं, वीडी को लिख सकते हैं जे वेक्टर अपॉन एन इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन एम ई। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता है, इंटू टाउ। सो अगर हम फाइनली सॉल्विंग करें तो देखिए कुछ इस तरीके से होगा, जे वेक्टर इज इक्वल टू, सारा कुछ इस तरफ लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर अपॉन एम ई इंटू टाउ रिलैक्सेशन टाइम इंटू ई वेक्टर, क्लियर। तो अब आप सोचेंगे कि यार इस फॉर्मूले को मैंने इतना हाईलाइट क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। याद रखना इस चैप्टर में अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात हो, हमें पता है कि हम करंट में हमेशा आई के बारे में पूछते हैं, ई के बारे में नहीं पूछते ज्यादा। अगर कभी ई के बारे में पूछा मतलब समझ जाना कि ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्मेट यूज करना है। तो ये एक्चुअली क्या है, इट इज अ वेक्टर फॉर्मेट ऑफ ओम्स लॉ। सो वेक्टर फॉर्मेट ऑफ ओम्स लॉ। सो हमने जो पढ़ा है वो ओम्स लॉ क्या पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर, उसमें क्या है, स्केलर है सारे लोग, यहाँ पे क्या है, वेक्टर है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे ये जो सिग्मा है वो क्या है, सिग्मा, क्या किसी को पता है कि यहाँ पर सिग्मा मतलब क्या है? किसी स्टूडेंट को पता है यहाँ पर सिग्मा क्या होता है? सिग्मा यहाँ पर अगर सिग्मा की बात करें, सो सिग्मा जो यहाँ पर होता है वो होता है कंडक्टिविटी। सो सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी ये उल्टा होता है किसका, रेजिस्टिविटी का। सो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी तो यार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने सुना ही है। कंडक्टिविटी होता है सिग्मा और रेजिस्टिविटी होता है रो, ये आपने क्लास 10th में सीखा ही है। सो मैं होप कर रहा हूँ कि ये आपको पता होगा रेजिस्टिविटी क्या होता है
और कंडक्टिविटी क्या होता है। सो कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक फॉर्मूला हो जाता है। अब गौर करो यार, कंडक्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी किन बातों पे डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें तो ये जो कांस्टेंट है वेयर, अगर हम बात करें वेयर सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये है क्या, सिग्मा। ओके, देन अगर हम रो की बात करें, रेजिस्टिविटी की बात करें, तो वो हो जाएगा m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि नहीं बदलेगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज स्क्वायर इनटू टाउ। क्लियर। तो अगर हम बात करें तो क्या चीज कांस्टेंट है इसमें, अगर हम देखें सो m मास अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये चीजें तो कांस्टेंट है, बट 1/n इनटू टाउ ये चीजें बदल रही हैं। कैसे, नंबर 1, अगर बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो यार याद है ना, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। सो ये जो प्रॉपर्टी है ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। जैसा मटेरियल होगा वैसा डिपेंड करेगा कि कितने उस पे इलेक्ट्रॉन है कितने नहीं है, वॉल्यूम पे वो डिपेंड करेगा मटेरियल पे। क्लियर। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो है टाउ, मतलब दो कोलिजन के बीच में टाइम कितना लगेगा। तो आपको याद है कि हमने बताया हुआ था टाइम कितना लगेगा, कैसे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कि कोलिजन किस टाइप का हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे कि कम टाइम लगेगा या ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी आगे जाके हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए बता देते हैं कि ये जो टाउ है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। सो ये जो टाउ है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब अगर हम बात करें, जो हम आगे पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे रो के बारे में, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो रो है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक मटेरियल टाइप पे और दूसरा डिपेंड करता है इट्स टेम्परेचर पे। सो दो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली। पहली बात तो हमें ओम्स लॉ का एक अच्छा वर्जन देखने को मिला, क्या, वेक्टर फॉर्मेट, जिसमें J इज इक्वल टू है सिग्मा इंटू ई। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का उल्टा, और हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हुआ हमारा ओम्स लॉ का वेक्टर वर्जन। अब आ जाते हैं ओम्स लॉ के स्केलर फॉर्मेट में। सो अभी हम क्या देख रहे थे, वेक्टर फॉर्मेट देख रहे थे, अब हम देखते हैं स्केलर फॉर्मेट ऑफ ओम्स लॉ। सो स्केलर फॉर्मेट ऑफ ओम्स लॉ। स्केलर फॉर्मेट मतलब हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर वाला, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें कन्वर्ट करना है करंट के बारे में, तो तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, जल्दी से कन्वर्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें, अगर बात करें J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई है, तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अब क्या लिख सकते हैं, J को लिख सकते हैं I बाई ए, करंट बाई एरिया, इज इक्वल टू, अगर हम बात करें सिग्मा, तो सिग्मा मैंने जस्ट अभी बताया क्या लिख सकते हैं, 1/रो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको पता है कि हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल ओवर डी। सो ये V पोटेंशियल है अपॉन D डिस्टेंस है। क्लियर। तो डिस्टेंस मतलब ये यहाँ पर क्या है, कंडक्टर की लेंथ होगी। सो ये हो जाएगा V बाई एल। मतलब ऊपर जो हमने यहाँ पे लिखाया हुआ था, थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था कि ये जो कंडक्टर की डिस्टेंस है उसे D की जगह क्या ले लेते हैं, L। सो इसका मतलब अगर हम बात करें, सो E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V बाई एल। तो ये थोड़ा सा सब लोग को ध्यान देना है, जस्ट V बाई डी, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये चीज़ें पढ़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर V बाई एल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब सिंपली देखें, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसी को आगे कंटिन्यू करें, सो V इज इक्वल टू हो जाएगा, L मल्टीप्लाई में होगा रो मल्टीप्लाई पे हो जाएगा, ये हो जाएगा रो L अपॉन ए इंटू आई। क्लियर। और ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, या जस्ट लिख देते हैं R इंटू आई। दैट मीन्स अगर हम बात करें
कि एक सर्किट में, अच्छा एक्चुअली अगर हम जो देखें, एक्चुअली रुके, ये थोड़ा सा ये ओम्स लॉ नहीं है, हम लोग जो पढ़ते हैं V इज इक्वल टू आर, एग्जैक्ट ये नहीं है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जिस तरीके से वैसे ही रहने देते हैं। I इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा A बाई रो इंटू एल, क्लियर, इंटू V। एक्चुअली ओम्स लॉ है व्हेन वी अप्लाई अ पोटेंशियल देयर इज अ करंट, ये ओम्स लॉ है। सो जो ओम्स लॉ है वो कुछ इस तरीके का है, ये है ओम्स लॉ। इसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो ओम्स लॉ इस तरीके से है। तो इस तरीके से हम बात करें तो ये ओम्स लॉ है। इसका मतलब अगर हम इसे लिखें तो इसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1/r इंटू वी। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ओम्स लॉ, जिसे हम बाद में लिख जरूर सकते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर टाइप पे, बट जो पैटर्न है वो यही है, पैटर्न इसी तरीके से है। क्या अगर हम बात करें तो ये जो वैल्यू है इस चीज को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। सो वेयर आर जो है उसको हम बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर जो आर है वो है रेजिस्टेंस। सो वी आई इज इक्वल टू दिस इंटू वी, इसी टाइप पे हम लिखते हैं, बिकॉज व्हेन वी अप्लाई अ पोटेंशियल देन द करंट जनरेट्स। स्टेप याद रखें, पहले पोटेंशियल अप्लाई करते हैं फिर करंट जनरेट होती है। तो इसका मतलब इसे हम जो लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे दैट आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, बिकॉज पहले क्या अप्लाई होता है, वी अप्लाई होता है। सो वी कैन राइट इट लाइक आई प्रोपोर्शनल टू वी। ये हमारा ओम्स लॉ है। When we apply a potential, there is a current which is proportional to the potential. This is Ohm's law. Clear? अच्छा, तो जैसे हमने बात की थी कि ये कंडक्टिविटी होता है सिग्मा, वैसे ही अगर हम बात करें तो I इज इक्वल टू यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है कंडक्टेंस। सो जैसे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के उल्टा है, वैसे ही स्केलर फॉर्मेट में रेजिस्टेंस का उल्टा आता है कंडक्टेंस। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर स्टार मार्क करके एक चीज हम देखेंगे, क्या, कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस, सो ये जो कंडक्टेंस होता है ये होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, इस तरीके से। तो अगर हम इनकी बात करें, इनको लिखते रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सो इसे रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस को G से और रेजिस्टेंस को R से। सो G इज इक्वल टू हो जाता है 1/r। क्लियर? अब इन सब के यूनिट्स की बात कर लेते हैं। सो जो कंडक्टेंस होता है G, यूनिट की बात करें, सो यूनिट ऑफ G जो होता है वो होता है सीमेंस। अगर हम यूनिट ऑफ G की बात करें, ये एकदम नया है आप लोगों के लिए, आपने G के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। सो यूनिट ऑफ जो G है वो थोड़ा ध्यान देना है, इसे लिखते हैं सीमेंस, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से। और यूनिट ऑफ R की बात करें अगर, सो ये हो जाता है रेजिस्टेंस, जिसे हम लिखते हैं ओम से। ओम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके के ओमिक सिंबल से। और यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि जो ओम होता है वो सीमेन इनवर्स होता है, दैट ओम इज इक्वल टू सीमेन इनवर्स। ये हमारा यहाँ पर फॉर्मेट रहेगा। सो इस तरीके से हम ये चीज़ें देख सकते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताएं, पहले देख लेते हैं एक बार थोड़ी सी। काफ़ी नई नई चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं, जैसे कंडक्टेंस की अभी हमने बात की, कंडक्टेंस के बारे में हमें नया देखने को मिला कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। और ये हमारा ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्मेट है, V इज इक्वल टू आई आर। एक्चुअल क्या है, करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड। रूल क्या है, करंट generated is proportional to the potential applied, potential applied। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं ये पूरा स्क्रीन फिर स्टार्टिंग से स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक एक मिनट के लिए होल्ड करके रखता हूँ। आप लोग को जो भी डाउट आ रहा है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में तो पूछें, अदरवाइज आप लोग याद करते हुए चलेंगे। मैं अभी सारे लोगों से पूछूंगा, मैं सब लोगों से ये सारी चीज़ें पूछूंगा, तो मैं एक एक मिनट के लिए सारे पॉइंट्स स्क्रॉल कर रहा हूँ एकदम फ्रॉम वेरी बिगनिंग। कुछ भी डाउट रहता है किसी भी पॉइंट में तो बता दें, ओके।
इसे प्रॉपरली रीड करना है। किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो पूछे, पूरा खुद से रीड करना है आप लोगों को, ध्यान दें। सर मुझे एक डाउट है। हम्म। सर मतलब करंट को टेंसर क्वांटिटी कहते हैं ना? हाँ, करंट को टेंसर क्वांटिटी नहीं कहते हैं, करंट को टेंसर नहीं लिख सकते हैं। टेंसर नहीं है एक्चुअली, करंट को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। टेंसर जो क्वांटिटीज होती हैं जो दोनों फॉर्मेट में लिखी जा सकती है, मतलब 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखी जाती हैं, तो उस तरीके से वहां पर डिस्कस करते हैं। करंट को हम स्केलर ही कंसिडर करते हैं। हाँ सर। ओके। Sir,
या सर डाउट है, वो न्यूट्रल वायर में करंट 0 क्यों होता है? ओके, सो न्यूट्रल वायर में करंट क्यों जीरो होता है? एक्चुअली क्या होता है, जो सपोज एक वायर है अगर हम बात करें, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है वो बहुत ही रैंडम मोशन होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन डायरेक्शनल कभी नहीं होती। मतलब सोचो कि आप ये इलेक्ट्रॉन है और आप सोचो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे जाता रहे, नहीं, ये इधर वाले किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा और रिटर्न आ जाएगा। क्लियर? बिकॉज फ्री है, ये क्या है, फ्री है, अभी कुछ भी फोर्स नहीं है। तो अगर मैं किसी इंस्टेंट पे ये एरिया देखूंगा, तो इस एरिया से अगर 20 इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं लेफ्ट, तो किसी रीजन की वजह से 20 इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ भी आ जाएंगे, कोलिजन से या कैसे भी। तो अगर नेट इफेक्ट हम देखेंगे तो नेट चार्ज पास हमेशा जीरो ही रहता है। क्यों? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स्ड नहीं है। बट जब हम एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या है, लगने लगता है, एक फोर्स अप्लाई होने लग जाता है, उसके वजह से उनका एक एक्सेलरेशन आ जाता है, और उसके अकॉर्डिंग हम डील करते हैं बाकी सारी चीजों को। ओके। हाँ सर। हाँ सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं आप? ओके, और बताएं। क्या बोलते हैं, डेंसिटी के ऊपर थोड़ा सा। ओके, हाँ सर, वो भी है, वो अपना वॉल्यूम है ना, तो उसको ए हाँ, इंटू सी इंटू टू कैसे लिखा, वो समझ में नहीं आया। ये हमने लिखा ना, वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू लेंथ। क्लियर? और डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? स्पीड इंटू टाइम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी स्पीड से चल रहा है तो वो टी टाइम बाद कितना कवर कर लेगा। तो मतलब इसे देख के कैसे फील करेंगे, सपोज यहाँ पे एक 50 इलेक्ट्रॉन्स थे, डन, 50 इलेक्ट्रॉन है। अब सोचो वो इलेक्ट्रॉन एक टी टाइम बाद यहाँ पर पहुंच गए। क्लियर? तो जो अगर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए ना, तो इसका मतलब इस पूरे वॉल्यूम से पास हुए होंगे वो। तो हमें यही तो देखना है कि कितने वॉल्यूम से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए हैं। ओके, तो इसलिए हमने उनकी हाँ स्पीड सर। इनटू टाइम वाला लेंथ यूज किया है। पूरा एल नहीं लिखा हुआ है, डिस्टेंस मतलब पूरा एल नहीं लिखेंगे हम सिर्फ लिखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं उस प्लेस से। सर हेलो। हाँ बोले, हाँ बोले। सर सर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में लिखा था ना कि अगर एक चार्ज कांस्टेंट स्पीड से हम्म अगर एक चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो ऑफ कोर्स आपके क्वेश्चन का जो मतलब है वो ये है कि इस वायर में अगर कांस्टेंट स्पीड से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इस वायर के पास एक मैग्नेटिक फील्ड आ जानी चाहिए। यस, करेक्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर यही पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर एक वायर में करंट फ्लो हो रही है और हम जानते हैं कि करंट मतलब चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड से फ्लो हो रहे हैं, तो मतलब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी। क्लियर है? प्रेम कहाँ गायब हो गए? चले कोई बात नहीं, बाकी लोग ध्यान दें। सर और एक डाउट है, वो मोबिलिटी एग्जैक्टली क्या होता है? ओके, अगर हम बात करें एग्जैक्टली मोबिलिटी, मतलब ये है कि उस मटेरियल से, मोबिलिटी की जो फीलिंग है वो एकदम वर्ड से एक्सप्रेस हो सकती है कि उस मटेरियल से चार्ज को पास होने की टेंडेंसी कितनी है। मतलब सपोज अदर इलेक्ट्रॉन से कोलिजन ज्यादा हो रहा है कि नहीं, डेंसिटी कितनी ज्यादा है, ये सारे फैक्टर्स मोबिलिटी के बारे में बताते हैं। और यही सारे फैक्टर ड्राइव करते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी पे ही डिपेंड करती है। तो फिर वो मटेरियल पे डिपेंड करती है ना, मतलब कांस्टेंट होती है ना मोबिलिटी? नहीं, मतलब मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करेगी। मतलब आयरन के लिए अलग होगी, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी, इस तरीके से होगी। वही सर, मटेरियल की तरह अलग होगी, पर जो भी होगी वो उस मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगी ना?
हाँ, उस मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगी मोबिलिटी। एक्चुअली क्या है, मोबिलिटी देखो एक टर्म है, वी और ई में एक रिलेशन है। अब यहाँ के रिलेशन से देखो वी और ई में, अगर वी और ई में देखें तो टाउ बीच में आ जाता है। टाउ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इनडायरेक्टली मोबिलिटी भी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, तो मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। ओके। सर या आइस भी एक टाइप का कंडक्टर है क्या? नहीं, आइस इंसुलेटिंग होता है। ओके। एक्चुअली जो आइस हम नॉर्मल वाटर से बनाते हैं, नॉर्मल वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उसमें बहुत सारे चार्जेस रह जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दोज चार्जेस में भी अगर आप आइस से टच करोगे तो करंट लग सकता है आपको, क्योंकि जो नॉर्मल वाटर है वो थोड़ा सा कंडक्टिंग होता है, बट प्योर वाटर जिसमें कोई भी अदर इम्प्योरिटी ऑफ चार्जेस नहीं है, तो उसका जो आइस होगा वो नॉन कंडक्टिंग होगा। प्लस आइस के अंदर बहुत सारे एयर इन ट्रैप हो जाती है, वो एयर भी नॉन कंडक्टिंग ही होती है। सो इनडायरेक्टली आइस काफी नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग टाइप का हो जाता है। हाँ हाँ। ओके। चलिए ये सेगमेंट जल्दी से देखें सब लोग।
चलिए, तो आइए सर, मुझे लग रहा है यहाँ तक क्लियर होगा। अगर किसी का कुछ भी डाउट आया हो तो बता दें यार। चीज़ें अभी याद कर लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम नई हैं आप लोग के लिए। सिर्फ आपने v इज इक्वल टू आई आर ही पढ़ा होगा मैक्सिमम क्लास 10th में, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देते रहना है। सर एक डाउट था, वो पूछे। यूनिट्स कभी प्लूरल नहीं होते ना, तो फिर वो जी का यूनिट कैसे प्लूरल में है? प्लूरल में नहीं है, वो सीमेंस उसका नाम ही है पूरा। अब वो उस साइंटिस्ट से पूछना पड़ेगा कि उसने अपने नाम में एस क्यों लगा के रखा है। एक सेकेंड, मुझे एक बार देखना पड़ेगा एक्चुअली सीमेंस है या सीमेन है। एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं एक बार गूगल कर लेता हूँ। जहाँ तक कि मुझे याद है सीमेंस ही है उसका पूरा नेम। हाँ, सीमेंस ही है, उस साइंटिस्ट का पूरा नेम ही है सीमेंस, वो एस प्लूरल नहीं है। साइंटिस्ट का नेम है वो सीमेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का यूनिट होता है सीमेंस। हाँ। चले, तो आगे सर स्टार्ट उसकी करते हैं। डायमेंशंस क्या होती है? यार अब ये तो यार बहुत ही गलत क्वेश्चन था। डायमेंशन फाइंड करो ना, जी इज सर इक्वल टू मुझे 1 वो बाई आर है। आर को लिखो क्या, वी बाई आई। सो आर को हम लिखेंगे क्या, वी बाई आई। सो ये हो जाएगा आई बाई वी। और वी को क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू क्यू बाई डब्ल्यू। सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई डब्ल्यू। अब सब कुछ पता है, क्यू को लिख सकते हैं आई इंटू टी। सो आई अपॉन आई इंटू टी, और ये डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ जाओ। सॉरी, वी को डब्ल्यू बाई क्यू लिख सकते हैं, माई मिस्टेक। डब्ल्यू बाई क्यू लिखेंगे ना। सो डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू ऊपर चला जाएगा, क्यू को लिखेंगे आई इंटू टी। तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर इंटू टी अपॉन डब्ल्यू। बस आ गई डायमेंशन। ओके, वही v इज इक्वल टू w इज इक्वल टू v की वो पता नहीं था सर मुझे। अरे वही तो याद रखना है कि हमने डायमेंशन ऑफ वो लिखाया था ना पीछे, पोटेंशियल। पोटेंशियल की डायमेंशन लिखाने में समझाया था कि W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। ये बहुत याद रखो, ये v की डायमेंशन लिखने में याद आता है। सेकंड पेपर की कोई भी डायमेंशन लिखनी है, ये वो फॉर्मूला है जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को रिलेट करता है। मतलब 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स में ये जो चार्ज आ जाता है, हर जगह पे ये चार्ज आता है, इसको रिलेट करने का ये पोटेंशियल ही एक हमारा सबसे बेसिक फंडा होता है। तो डायमेंशन लिखने के लिए इसे कभी मत भूल जाना। प्रैक्टिस शीट में मैंने यार ये करवाया हुआ था, डायमेंशन लिखते टाइम याद दिलाया था कि यार इसे अच्छे से लिखना है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है आर, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है उनको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन ये कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। देखें क्या है, नंबर 1, अगर हम फॉर्मूला देखें तो आर का फॉर्मूला क्या होता है। आर का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्लियर। तो अगर हम बात करें तो रो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। तो आर भी किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल टाइप पे। मटेरियल टाइप पे मतलब लाइक किस टाइप का मटेरियल है। नंबर 2, मटेरियल टेम्परेचर पे, मतलब उस मटेरियल का टेम्परेचर कितना है। मटेरियल टेम्परेचर के बाद बात करें थर्ड, लेंथ एंड एरिया पे। सो फिजिकल पैरामीटर्स बोल सकते हैं। सो ये बोल सकते हैं लेंथ एंड एरिया। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अरेंजमेंट। अब इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ों का क्या पॉइंट है, क्या पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो अगर अभी हम बात करें तो 3 तो हमें दिख जाते हैं क्या, मटेरियल टाइप और टेम्परेचर रो डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया फॉर्मूले में है ही। सिर्फ एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आ जाता है क्या, अरेंजमेंट। तो हम अरेंजमेंट से ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन बातों पे अरेंजमेंट डिपेंड करता है। स्टेप वाइज देख लेते हैं। पहले तो मटेरियल टाइप पे देखें, तो मटेरियल टाइप पे कौन डिपेंड करता है, रो। तो ये जो मटेरियल और टेम्परेचर टाइप है, ये कौन डिपेंड करता है, रो डिपेंड करता है। क्लियर।
तो मटेरियल हमें पता है क्या, डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट रो होगा, वो याद करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या याद करना चाहिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे देख लेते हैं यार इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर बात करें, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो रो जो होता है वो एकदम टेम्परेचर के हिसाब से लीनियरली रहता है, मतलब रो इज इक्वल टू होता है रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो अगर रो इस तरीके से डिपेंड करता है तो आर भी एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट पे डिपेंड करता है, और आर भी हो जाता है आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्लियर। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें क्लियर है, बस इनके नेमिंग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये आर किस फॉर्मेट में और अल्फा क्या है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारा आर है वो हो जाता है 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस कितना है, आर नॉट का मतलब है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। सो वेयर आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, जिसमें से अल्फा क्या है। अल्फा अगर बात करें तो हमें याद है अल्फा था कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो यहाँ पे हो जाता है इसका नेम कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस हो जाता है, थर्मल रेजिस्टेंस। अच्छा, वो जो अल्फा था हमारा वो था कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और अल्फा क्या होता था, हमेशा पॉजिटिव रहता था। जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो पॉजिटिव रहता था। बट यहाँ पे ये जो अल्फा होता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ये भी थोड़ा सा मटेरियल पे डिपेंड करता है डिफरेंटली। तो अगर हम बात करें ये जो अल्फा होता है इसके भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज होती हैं। वो कुछ पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, नंबर 1, हो सकता है ये पॉजिटिव हो सकता है ये नेगेटिव हो, और हो सकता है ये 0 हो। मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। तो इसकी 3 वैल्यूज हम पॉसिबल देख सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। क्लियर। तो अगर हम अल्फा की बात करें किन के लिए पॉजिटिव होगा किन के लिए नेगेटिव होगा वो देख लेते हैं। तो हम देखें अल्फा जो पॉजिटिव होता है वो होता है कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए अल्फा होता है पॉजिटिव। अगर हम बात करें नेगेटिव किन के लिए होता है, तो नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो कि सेमीकंडक्टर्स, तो अगर हम बात करें 0 किन के लिए होती है, तो 0 होती है कुछ सम स्पेशल एलॉयज होते हैं, सम स्पेशल एलॉयज। एलॉय डिफरेंट टाइप के मटेरियल को, डिफरेंट टाइप के मेटल्स को मिक्सचर करके करते हैं। इनमें से जो बेस्ट है वो है मैग्नीन। मैग्नीन का जो होता है वो बहुत ही नियरली 0 होता है, 10⁻⁻8 की रेंज में होता है इसका अल्फा। बाकी सारे अल्फा 10⁻⁴ की रेंज में होते हैं, मैग्नीन का होता है 10⁻5 की रेंज में। वो सारी सिचुएशन होती हैं। अब देखो अल्फा से फर्क क्या पड़ा, अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव होने से फर्क क्या पड़ा। देखें अगर हम इन डिफरेंट चीज़ों की बात करें, अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव से देखो क्या फर्क पड़ा। अगर हम कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, समझे, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अगर वो नेगेटिव है मतलब सेमीकंडक्टर है, तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर इनकी बात करें सो टेम्परेचर बढ़ाएं या फिर टेम्परेचर को कम करें, कुछ भी करें, जो आर रहेगा वो नियरली क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि अल्फा नियरली 0 होगा। तो ये 3 हमारे एक क्वेश्चन के पार्ट बन जाते हैं कि कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, और अलॉयज में नियरली कांस्टेंट रहता है।
चले अब इसका थोड़ा सा डीप रीजन बात कर लेते हैं। पहले बताओ ये किसी को याद करने में प्रॉब्लम है क्या? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें सो फॉर्मूला हमें पता है दैट आर टी एट एनी टेम्परेचर विल बी आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर हमें पूछा है कि लेट्स से 10 डिग्री पर ये वैल्यू है, 10 डिग्री पर रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो बताओ 30 डिग्री पे कितना होगा? ये क्वेश्चन है। तो कैसे कर सकते हैं? 5 इज इक्वल टू, सब लोग सेटअप ध्यान दें, अगर पूछा है 10 डिग्री पे रेजिस्टेंस है इतना, तो 30 डिग्री पे कितना होगा? सो लेट्स से 5 इज इक्वल टू आर नॉट तो हमें पता ही नहीं है, 1 प्लस 0 से 10 डिग्री मतलब कितना डिफरेंस? 10 इंटू अल्फा। देन हमें नेक्स्ट चाहिए, हमें एक्स फाइंड करना है, जबकि आर नॉट 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 30 इंटू अल्फा, और दोनों को डिवाइड करेंगे सो आर नॉट क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंट इक्वेशन बना के आपको डिफरेंटली सॉल्व करना पड़ेगा सेपरेटली। चले तो बात कर लेते हैं अगर हम कि अल्फा जो होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। कंडक्टर के लिए अलग होता है, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव, और एलॉयज के लिए नियरली 0। तो इफेक्ट एकदम अलग होता है। मतलब अगर एक रेजिस्टर है और पता है हमें ये रेजिस्टर कंडक्टर से बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये रेजिस्टर कंडक्टर से बना हुआ है और इसमें हम टेम्परेचर इसका बढ़ने लग जाए, मीन्स हीट होने लगेगा, तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब अगर ये हीट हुआ तो और फास्ट हीट होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस और तेजी से बढ़ने लगेगा। तो अब समझना है कि कंडक्टर और एलॉयज में क्या डिफरेंस है। सपोज हम बात करते हैं सर्किट में एलॉयज क्यों यूज किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल बल्ब है तो वहां पे डिफरेंट एलॉयज यूज किए जाते हैं। सपोज ये एक बल्ब है, पर्पस क्या है? सोचो पहले करंट जा रही थी 1 और रेजिस्टेंस था कुछ 10, अब टेम्परेचर बढ़ने लगा और रेजिस्टेंस हो गया 50, तो बेटा करंट बदल जाएगी ना सर्किट की। तो इसलिए हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते इंस्ट्रूमेंट में कि करंट बदल जाए। जितनी करंट जा रही है उतनी फिक्स ही होनी चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ऐसा मटेरियल चूज करते हैं हीटिंग ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे आयरन में, या फिर बल्ब वगैरह जो हमने फिलामेंट बल्ब की बात की, या फिर हीटिंग रॉड जो होता है, वाटर हीटिंग गीजर, इन सब में ऐसे मेटल्स यूज किए जाते हैं, अलॉयज यूज किए जाते हैं कि आर चेंज ना हो, मतलब कंफर्म हो कि करंट कितनी फ्लो होने वाली है और कितनी देर में वो हीट कर देगा। तो ये चीजें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी थी। अब बात करते हैं कि क्यों ऐसा होता है, रीजन क्या है इसके पीछे का, वो थोड़ा सा फील कर लेते हैं। देखिए रीजन फील करते हैं। रीजन क्या है? रीजन अगर हम बात करें तो सोचो कंडक्टर है, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो इनका कोलिजन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन और क्या हो जाएगा? रैंडम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को जाना चाहिए आगे, बट ये रैंडमली ज्यादा कोलाइड करने लगेंगे और नेट करंट क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। देन नंबर 2, सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, काफी कम है कंडक्टर के रेस्पेक्ट में। तो जब कम है तो कोलाइड करेंगे ही नहीं, कोलाइड करने की जगह क्या होंगे? उल्टा फास्ट मूव होने लगेंगे और जल्दी से करंट वहां पर बढ़ने लग जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस कम। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए रैंडमनेस ना बढ़ के फ्लो बढ़ने लग जाता है, जबकि कंडक्टर में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कि वो रैंडमली मूव करने लग जाते हैं ज्यादा, इसलिए वहां पर करंट कम हो जाती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो एक बार ये देखें, याद करें, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी, जस्ट किसी को कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं आप। सर एक डाउट है। हाँ पूछिए। सर अगर हम उस रेजिस्टेंस को हीट करेंगे तो वो एक्सपांड भी होगा ना, तो फिर एक्सपांड होने से उसका एरिया बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस कम होगा ना? हाँ बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे कि एक्सपेंशन की, तो ऑफ कोर्स एक्सपेंड हो जाएगा, बट एक्सपेंशन ड्यू टू थर्मल इफेक्ट इज वेरी लेस। समझे? जो एक्सपेंशन ड्यू टू थर्मल इफेक्ट है वो बहुत ही कम होता है। मतलब ये वायर है और थर्मल की वजह से, अगर ये 10 मीटर की वायर है
तो ये हार्डली 1 सेंटीमीटर ही आगे जाएगी। 1 सेंटीमीटर भी बहुत बोल दिया, 1 mm, क्योंकि जो इनका अल्फा होता है वो 10⁻⁻5 की रेंज में होता है मेटल्स का। तो आपको ये समझना है कि वो जो डेल्टा एल है, एल जो चेंज है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू दीज। ओके, तो हम उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं अभी के लिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ जो चेंज हो रही है वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा उसका। ओके, हाँ सर। ठीक है, तो सेपरेटली हम ऑफ कोर्स स्टडी कर सकते हैं। अगर हम बात करें लेंथ एंड एरिया की तो सेपरेटली हम उस चीज को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको जस्ट बता देता हूँ अरेंजमेंट का क्या इफेक्ट है। अरेंजमेंट को हम तुरंत एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर लेंथ और एरिया को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें अरेंजमेंट की, देखिए अरेंजमेंट का फर्क क्या पड़ता है। अगर हम R इज इक्वल टू रो एल बाई ए में देखें तो एक चीज बाय डिफॉल्ट पता है, ये जो L होता है ये अलोंग द करंट होता है, अलोंग द करंट फ्लो, और ये जो एरिया होता है ये होता है परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो। ये एक चीज हमें देखनी होती है। इसका मतलब अगर हमने लेट्स से एक ऐसा एक क्यूबॉइड टाइप का बॉक्स लिया हुआ है, लेट्स से ये तो स्क्वायर बन गया, थोड़ा सा क्यूबॉइड टाइप का बना लेते हैं। सपोज ये हमने एक बॉक्स लिया हुआ है और इससे हम करंट फ्लो कराने वाले हैं। ओके, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये प्लस ये माइनस, जो करंट फ्लो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, करंट। डन। तो ये जो करंट है अगर हम इसके एल बी एच की बात करें तो इस फिगर में एल जो होगा वो होगा ये थी उसकी लेंथ, ये थी उसकी विड्थ बी, और ये थी उसकी हाइट एच, बी इंटू एच। तो अगर मैं इसके रेजिस्टेंस की बात करूंगा सो रेजिस्टेंस हो जाएगा रो, लेंथ की जगह पे क्या यूज होगा, कौन सी डायमेंशन से करंट फ्लो हो रही है, बी से, एल की जगह पे यूज होगा बी, अपॉन जो एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल इंटू एच, तो ये हो जाएगा एल इंटू एच। ये तो इस तरीके से रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। मतलब अगर इसी फिगर को मैं बदल देता हूँ और इस तरीके से कर देता हूँ, इस तरीके से, अब इसे बैटरी से कनेक्ट करें तो देखो ऑब्जेक्ट सेम है, मटेरियल सेम है, देखो हर चीज सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, मटेरियल सेम है, टेम्परेचर सेम है, सब कुछ सेम है। जस्ट बिकॉज हमने अरेंजमेंट बदल दिया है तो सारी चीजें बदल गई हैं। इसमें फ्लो होने वाली जो करंट है वो अलोंग द विच डायमेंशन आएगी, अब लेंथ के अलोंग आएगी, एल के अलोंग आएगी। फिर ये एरिया हमें पता है ये बी है और ये जो डेप्थ है ये एच है। सो इस तरीके से देखें तो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आर इज इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपॉन एरिया की जगह होगा बी इंटू एच। तो देख लो रेजिस्टेंस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बदल गया है, डिफरेंट अरेंजमेंट के लिए डिफरेंट रेजिस्टेंस हो गया है। अब बताओ इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछें कि अरेंजमेंट पे कैसे डिपेंड करता है, कुछ भी डाउट है तो पूछ लें। सबको क्लियर है अरेंजमेंट का क्या फर्क पड़ता है, चलेगा। तो कोई बात नहीं है, आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रेजिस्टेंस का ये इफेक्ट, लेंथ एंड एरिया। रेजिस्टेंस में लेंथ एंड एरिया का क्या क्या इम्पैक्ट होता है। ऑल्दो ये चीज़ आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी कि लेंथ 20% बढ़ा दी तो कितना चेंजेस आएगा, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी किसी का कुछ डाउट है यहाँ तक तो बता दे, पूछें। सर वो लास्ट वाला पार्ट है। थोड़ा सा लाउड बोले, आई कुडंट हेयर यू। सर वो लास्ट वाला जो सेकंड फिगर है ना, अरेंजमेंट या हाँ, तो उसमें वो करंट लेंथ और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर ही होगा ना, तो उसके अलोंग भी आएगा। नहीं, ये जो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, इसमें एल होता है अलोंग द करंट फ्लो, करंट किस तरफ फ्लो होने वाली है, और एरिया होता है परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो। तो अगर करंट हम मान रहे हैं कि बिकॉज वायर हमने ऐसे कनेक्ट की है ना, तो करंट ऐसे रैंडमली नहीं फ्लो होगी ना, करंट तो अलोंग द पाथ ही फ्लो होगी जिस जो लॉन्गेस्ट लेंथ होगी। तो इसका मतलब अगर हम इस फिगर में बात करेंगे सो करंट जो फ्लो होने वाली है वो इस डायरेक्शन में होगी। सो करंट के अलोंग तो एल है,
और उसका परपेंडिकुलर जो एरिया है वो है बी इंटू एच, तो इसलिए यहाँ पर एल इंटू बी इंटू एच है। जबकि इस फिगर में अगर देखें तो करंट तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेगी ना, जो उसे सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रेट मिलेगा, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली हो जाएगी इस फिगर में। ओके, हाँ सर। तो ये जो एरिया था, ये जो येलो कलर से लिखा हुआ है, ये एल इंटू एच हो गया है, और जो लेंथ है वो बी के फॉर्मेट में वहां पर यूज हो रही है। क्लियर? अच्छा देखो, हाँ किसी ने पूछा हुआ था करंट का टेंसर रिलेटेड, किसी ने बात पूछी थी, करंट टेंसर है कि नहीं। एक्चुअली टेंसर एक मैट्रिक्स होती है। टेंसर क्या होती है? जिसको हम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में देखते हैं, मतलब क्या, जिसको हम एक्स एक्सिस में भी देखते हैं, वाई में भी देखते हैं, जेड में भी देखते हैं, फिर एक्स वाई में भी देखते हैं। तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होती हैं, जो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ी थी, उन सबको हम देखते हैं कैसे। स्ट्रेस और स्ट्रेन होती है नॉर्मल, और एक होती है टेंजेंशियल। तो नॉर्मल स्ट्रेन होती है ये सरफेस पे, और टेंजेंशियल होती है इस तरीके के सरफेस पे। तो हमने जो वहां पर टेंजेंशियल स्ट्रेन देखी थी, वो सारी स्ट्रेन क्या होती है? टेंसर होती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्स वाई के साथ साथ एक्स एंड वाई पे भी होती हैं, वाई एंड जेड पे भी होती हैं, मतलब प्लेनर क्वांटिटीज होती हैं। सो करंट के लिए प्लेनर कभी डिस्कस उतना जरूरत पड़ता नहीं है, करंट को कभी हमने प्लेनर किया ही नहीं है। सो यूजुअली करंट क्या होती है? स्केलर में काउंट करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, एक चीज है, एक करंट होती है इंड्यूस्ड करंट, जो हम आगे जाके एसी में पढ़ेंगे। इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट क्या होती है? किसी रीजन के वजह से किसी सर्किट में करंट इंड्यूस हो जाती है। वो रीजन क्या हो सकता है? फ्लक्स चेंज हो सकता है, और भी काफी सारे रीजन है। तो वो जो इंड्यूस्ड करंट है वो प्लेनर फॉर्मेट में हम कंसिडर कर सकते हैं जब हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो वहां पर मे बी टेंसर की तरह करंट यूज कर सकते हैं। बट हमारे 12th के लेवल में आपको याद रखना है, 12th लेवल पे हम टेंसर स्टडी नहीं करते हैं। मतलब जो मैट्रिक्स बना के हम पढ़ते हैं एक्स वाई जेड, एक्स एंड वाई, इस तरीके का, वो हम स्टडी नहीं करते हैं। तो टेंसर मतलब होता है एक मैट्रिक्स लाइक एक्स वाई जेड, फिर ये बन जाएगा एक्स इंटू वाई, ये बन जाएगा एक्स इंटू जेड, ये बन जाएगा वाई इंटू एक्स, ये तो वाई इंटू वाई ही रहेगा, ये वाई इंटू जेड, लाइक वाइज पूरा कंप्लीट होता है मैट्रिक्स। तो वो इंजीनियरिंग में हम डिस्कस करते हैं टेंसर, यानी 3D मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, तो हमारे उसमें स्केलर ही हम कंसिडर करते हैं करंट को। चले यार, फिर आज का डिस्कशन यहीं पे रखते हैं। थोड़ा सा आप लोग टेस्ट का अच्छे से प्रिपरेशन करें। टेस्ट में जो फिजिक्स में टॉपिक रहेंगे, जो मंथ एंड पे टेस्ट होने वाला है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, उसमें कंप्लीट 11th के टॉपिक्स आएंगे। 12th का उसमें कुछ नहीं आएगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर नहीं रहेगा, टोटल 11th के टॉपिक्स रहेंगे, ओनली 11th। ओके ओके, देन गुड बाय एवरीवन, बाय 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 सर। बाय Bye. बाय Bye, sir. एवरीवन, Hi, sir. बाय।